हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा की थी, जो कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान को मूल्य मुक्त बनाते हुए वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहता था। तो उसी कड़ी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नए प्रकार का एक बौद्धिक आंदोलन की लहर चली, जिसकी शुरुआत अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से हुई, या उनसे जुड़े हुए जितने भी जो चिंतक हैं, जैसे कि डेविड ईस्टन, कैटलिन, लासवेल, मेरियम आदि ऐसे विद्वान थे। तो उन सब का भी जो फोकस था वो इसी बात पे था कि जो राजनीति विज्ञान है उसको परंपरागत ढांचे से निकालकर उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए और एक नए रूप में सिद्धांतों का निर्माण हो, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत होता है। तो उसी में जो ग्राहम वालास है, आर्थर बेंटले हैं, इन्होंने अपनी पुस्तकों ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन सब में इस बात पर जोर देना शुरू किया कि जो समूह की संकल्पना और जो प्रक्रिया है उनके अध्ययन पर अब बल दिया जाना चाहिए और उसी के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी आधार पे जो C.E. मेरियम, जिन्हें कि व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है, वो भी राजनीति विज्ञान में अंतः शास्त्रीय या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने पर बल देते हैं। तो जो C.E. मेरियम, जिन्हें बौद्धिक जनक कहा जाता है, वहीं जो डेविड ईस्टन है वो भी इन्हीं से सहमति रखते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को मूल्य मुक्त विषय बनाना चाहिए और इसमें जो सिद्धांत जो निर्माण है उन सिद्धांत निर्माण में भी करीब करीब वो ही तकनीकों को शामिल करना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में की जाती हैं। अंतर इतना सा है कि यहाँ जो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको अध्ययन या उसको एक केंद्र मानते हुए सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है वो एक समाज विज्ञान का अंग है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान से ये अछूता नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ सिद्धांतों का निर्माण होता है वैसे ही यहाँ भी सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन रहा है। किर्कपैट्रिक, जो कि एक व्यवहारवादी, वो मानते हैं कि जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार को स्थान देता है और मापन एवं परिमापन की जो तकनीकें हैं उन पर बल देकर व्यवस्थाबद्ध राजनीतिक सिद्धांत निर्माण पर बल देता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में एक प्रकार से व्यवस्थाबद्ध राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए जो कि वैज्ञानिक तकनीकों के ऊपर आधारित हो। तो C.E. मेरियम हो, ग्राहम वालास हो, बेंटले हो या शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, स्टुअर्ट ब्राइस, गॉस्नेल, रॉबर्ट ए डहेल, हर्बर्ट साइमन, कॉल्डॉयस, ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक, एडवर्ड सिल्स और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड फाउंडेशन, अनेक ऐसी संस्थाएं भी थी जैसे कार्नेगी, रॉकफेलर आदि। ये सभी वो व्यक्ति और वो संस्थाएं हैं जिन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन को विकसित करने का काम किया था। लेकिन एक दृष्टिकोण की दृष्टि से या एक सिद्धांत की दृष्टि से राजनीति विज्ञान में इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डेविड ईस्टन को। जो डेविड ईस्टन है उन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं रखी हैं, जो कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, और उनका जो क्रमवाइज जो विश्लेषण डेविड ईस्टन ने किया है उसके आधार पर हम व्यवहारवाद को भली भांति समझ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इन बौद्धिक आधारशिलाओं में जो पहली जो विशेषता या मान्यता या जो आधारशिला है वो बताई है नियमितताएं। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ये बताते हैं कि कुछ नियमितताएं अथवा एक रूपताएं देखी जा सकती है और इन मानवीय व्यवहार की एक रूपताओं का हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कहीं कोई भी स्वतंत्रता संग्राम है
तो वो एक क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र में उनका हम सामान्यकरण कर सकते हैं वहाँ की एक रूपताओं को देख कर कि क्या वो परिस्थितियाँ इतिहास में रही है कि वहाँ स्वतंत्रता संग्राम उनको करना पड़ा और उसके आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता हासिल भी की। तो इसके आधार पे हम एक सिद्धांत का निर्माण हम कर सकते हैं और उस समय या व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर राजनीतिक घटनाओं की सही व्याख्या और पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो जो नियमितताएं हैं जो कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को देखकर हम आकलन करते हैं, उसके आधार पर सही व्याख्या और पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उस प्रकार की घटनाएं वापस से नहीं घट सकें। यदि घटती हैं तो उसका उचित समाधान हम सही समय पर निकाल सकें। तो ये थी उनकी पहली बौद्धिक आधारशिला जिसको उन्होंने नाम दिया नियमितताएं। दूसरा है सत्यापन, कि मानवीय व्यवहार के संबंध में बनाए गए नियमों का पुनः निरीक्षण एवं उनकी पुष्टि करने की क्रिया, उसको उन्होंने नाम दिया सत्यापन। जैसे मानवीय व्यवहार के संबंध में हमने नियमितताएं ढूंढ ली, एक रूपताएं ढूंढ ली और उनका सामान्यीकरण कर दिया। अब समय आ गया कि अब उनका सत्यापन किया जाए, अर्थात वापस से उनका निरीक्षण करना चाहिए और उनकी पुष्टि करना चाहिए कि भाई वाकई में ये सही रही हैं। इससे क्या होगा कि सामान्यकरण की जो वैधता है उसकी जांच करने में हमें सहायता मिलती है और जो भी ज्ञान फिर उसके बाद जो निकल कर आएगा वो सारा ज्ञान सर्वेक्षण और परीक्षण पर आधारित होगा, अर्थात उसमें नकारात्मकता का पुट या गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। इस क्रिया को उन्होंने सत्यापन नाम दिया। तीसरा उन्होंने बताया था तकनीक, अर्थात ऐसे साधन जो तथ्यों के चयन, संकलन, विश्लेषण तथा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को शोध से बाहर निकालने में सहायक हो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज का अंग है और जो राजनीति विज्ञान है वो विषय भी एक समाज विज्ञान का ही अंग है। और यहाँ हम सारा फोकस इस बात पे रख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान को हम वैज्ञानिक स्वरूप किस प्रकार से प्रदान करें। तो वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें मूल्यों का चयन नहीं करना है, हमें यहाँ तकनीक के माध्यम से तथ्यों का चयन करना है और उनका संकलन और विश्लेषण करना है, तभी जाकर वो शोध व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों से बाहर जा सकता है। तो इसके आधार पे हमें यहाँ मानवीय मूल्यों से ध्यान हटाकर तकनीकों पर बल देना चाहिए। इस क्रिया को उन्होंने तकनीक नाम दिया। इसी आधार पे उन्होंने जो अगली विशेषता मान्यता बताई वो थी परिमाणीकरण। इसका उद्देश्य उन्होंने यह बताया था कि जो भी आधार सामग्री है, अर्थात मापन की जो परिमाणीकरण है वो मापन की एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य आधार सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाना होता है, जिससे कि उसको अधिक उपयुक्त और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। तो वो ये मानते थे कि जो भी शोध सामग्री हम लें उसका परिमापन किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सही निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो इसको उन्होंने परिमाणीकरण नाम दिया। अगला उन्होंने बताया मूल्य मुक्त। उनका सारा फोकस ये था कि भाई राजनीति विज्ञान को हमें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना है और वैज्ञानिक स्वरूप उस रूप में जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों का स्वरूप होता है। तो वो तभी हो सकता है जो हम शोध का जो विषय है या जिस सिद्धांत का हम निर्माण कर रहे हैं वहाँ मूल्यों पर बल न देकर तथ्यों पर बल देना चाहिए, तभी जाकर वह विषय या सिद्धांत मूल्य मुक्त हो सकता है। अगला उन्होंने बताया व्यवस्थापन, अर्थात हमने पहले भी इस पर चर्चा की कि जो राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर हमारे विषय का नाम बना है राजनीति विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ यह होता है एक सामान्य शब्दों में कि किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ भी जो व्यवस्थापन है उसका उसी रूप में यह अर्थ है कि जो भी शोध है वो क्रमबद्ध व व्यवस्थित होना चाहिए, तब जाकर हम उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो पहली उन्होंने बताई नियमितताएं, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीक, चौथी परिमाणीकरण, पांचवी मूल्य मुक्त और छठी व्यवस्थापन। और अगला उन्होंने जब व्यवस्थित और जब क्रमबद्ध अध्ययन हम उसका कर लेंगे
तो फिर उसको अगली जो विशेषता उन्होंने बताई थी शुद्ध विज्ञान। तो जो भी व्यवहारवादी है वो इस पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि विशिष्ट और न्यूनतम जो भी सामाजिक समस्याएं हैं वो संभवतः ना हो। वे सामाजिक विज्ञान को क्या करना चाहते थे, प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाने का प्रयास वो करते हैं, और यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही होना चाहिए। इस बात पर वो बड़ा ही फोकस देते हैं कि जो भी हम सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं वो शुद्ध रूप में वैज्ञानिक स्वरूप में होना चाहिए। तो जो भी शोध है या सिद्धांत है वो शुद्ध विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अंतिम जो उन्होंने आधारशिला बताई वो है एकीकरण। तो वो मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा जो समस्त मानव व्यवहार है वो क्या है, एक पूर्ण इकाई है। अतः मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वो पूरी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए, न कि अलग अलग। इस प्रकार जो व्यवहारवाद है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थन करता है। वो मानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक बहुआयामी है, बहुमुखी प्राणी है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके जो सोचने का जो नज़रिया है वो कोई एक वो नहीं है। उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य शास्त्रों या अन्य जो अनुशासन है उनसे भी ज्ञान अर्जित करना होता है। तो इस प्रकार से उसको पूर्ण एक समग्रता के साथ मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और उसी के आधार पर हमें सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो ये वो 8 बौद्धिक आधारशिला है जिनके आधार पर डेविड ईस्टन मानते थे कि हम राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवहारवाद की जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी कि वो ये मानते थे कि जो राजनीति विज्ञान है, जो कि एक समाज विज्ञान का अंग है, उसको प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही उसमें सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, यानी अर्थात मूल्य मुक्त, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यह एक भ्रम है, क्योंकि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और वो कभी भी चिंतन की दृष्टि से अपने मूल्यों से मुक्त कभी भी नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, जो डेविड ईस्टन, हालांकि वो इसके जनक माने जाते हैं और प्रथम आलोचक भी व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ही कहे गए हैं। इन्होंने क्या किया कि सिद्धांत का निर्माण तो कर लिया, लेकिन क्या वाकई में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस सिद्धांत की उसकी उपयोगिता क्या है, वो तभी संभव था जब वो व्यवहारिक या धरातल पर उस सिद्धांत को समाज के लिए उपयोगी होता, समाज पर लागू होता, या समाज व्यवस्था या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निष्पादन करने में यह सिद्धांत एक फलदायी होता, लाभदायक होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बंद कमरे के अंदर बैठ के एक सिद्धांत का निर्माण कर लिया और उस पर आपस में ही चर्चा कर ली, लेकिन समाज से उस सिद्धांत का कोई भी सरोकार नहीं था। तो इसी के साथ जैसे ही व्यवहारवाद का जब जन्म हुआ तो उसके जन्म के साथ ही इसकी आलोचना होना शुरू हो गई, जो जिसमें डेविड ईस्टन, बल्बर्ट सिबली, अर्नल ब्रेचर्ड, लियो स्ट्रास आदि जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि व्यवहारवादियों का यह मानना कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता है, ये सबसे बड़ी गलती है और ये एक भ्रम है। दोनों एक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यों का बहिष्कृत करना राजनीति के अध्ययन से एक बड़ी गलती है। क्योंकि जो समाज विज्ञानों का अस्तित्व है वो मूल्यों के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब एक शोधकर्ता अपना शोध प्रारंभ करता है तो वो शोध के विषय का चुनाव करते समय अपने आप को मूल्यों से अलग बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा भ्रम था जो व्यवहारवादियों ने पाल रखा था कि राजनीति विज्ञान को मूल्य मुक्त विषय के रूप में या अध्ययन के रूप में स्थापित करना और उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। तो ये तो एक सैद्धांतिक तौर पर इसमें बड़ी कमियां थी, लेकिन वाकई में जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी कि उन्होंने केवल सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से कार्य किया, सामाजिक सरोकार की दृष्टि से इस सिद्धांत से या इस आंदोलन से कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया। अर्थात जो
प्रासंगिकता थी उस सिद्धांत की बिल्कुल भी न्यूनतम थी, जीरो थी। और इसी का सुधार करते हुए डेविड ईस्टन ने अपना जो अगला जो सिद्धांत, जिसको एक वास्तविक क्रांति माना जाता है या एक सुधार क्रांति माना जाता है व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत, वो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की गलतियों को दूर करते हुए नए रूप में प्रस्तुत किया। तो आज के लिए इतना ही। यह व्यवहारवादी सिद्धांत था। अगले सेशन में हम उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।